आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं इमरान खान। लोकसभा इंतखाबात के नताइज के बाद मगरिबी बंगाल के सियासी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और रियासत में खूनी तशद्दुद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरह से रियासत का बदलापुर बंगाल बनकर रह गया है और कहीं ना कहीं वजीर आला ममता बनर्जी ने कल ईद उल फित्र के मौके पर नमाज के बाद मुसलमानों के एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मतलब बंगाल जो है सियासत का बदलापुर बनकर रह गया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, इससे पहले बंगाल के इलाकों में अनजान लोगों के जरिए धमकी भरे पोस्टर भी लगाए गए हैं कि ज्यादा बीजेपी करोगे तो गर्दन काट ली जाएगी। कभी बीजेपी आरएसएस कारकुनान का कत्ल हो रहा है तो अब टीएमसी कारकुन की भी जान जा रही है। यहां पर बड़ा सवाल यह है कि वेस्ट बंगाल पुलिस क्या कर रही है। अगले साल बंगाल में असेंबली इलेक्शन से पहले क्या यहां पर लड़बो मरबो की सियासत और बढ़ेगी? मां माटी और मारकाट का यह दौर बंगाल को कहां ले जाएगा? आइए हम इसी पर बात करते हैं। सभी जानते हैं कि ये सियासत है, सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां 18 सीट हासिल की और बीजेपी लगातार चाहेगी कि बंगाल में असेंबली पर भी कब्जा जमाया जाए, क्योंकि वो एक सियासी पार्टी है और वो अपने सियासी जो अधिकार है उनका इस्तेमाल कर रही है। वेस्ट बंगाल की सरकार और ममता बनर्जी की पार्टी लगातार उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, वो भी उनका सियासी हक है। दिक्कत यहां पर यह है कि ये पूरा मामला तशद्दुद में, हिंसा में तब्दील होता चला जा रहा है, लोगों की जान जा रही है। ये एक बहुत बड़ा और बहुत संजीदा सवाल है। मेरा पहला सवाल जिसके इर्द गिर्द आज चर्चा घूमेगी, हमारे 5 सवाल है। पहला सवाल है कि सियासत का बदलापुर क्यों बना है बंगाल? हमारा आज का दूसरा सवाल, नताइज के बाद बंगाल में क्यों बढ़ा है खूनी तशद्दुद? यह हमारा पहला सवाल कि सियासत का बदलापुर क्यों बना बंगाल, और दूसरा सवाल नताइज के बाद बंगाल में क्यों बढ़ रहा है खूनी तशद्दुद। तीसरा सवाल, ममता का इल्जाम कि यह बीजेपी की साजिश है, यह कितना सही है, इसमें कितना दम है। चौथा सवाल, क्या बंगाल पुलिस तशद्दुद पर काबू पाने में नाकाम है, और है तो फिर क्यों, इसकी क्या वजह है। पांचवा सवाल है, तृणमूल बीजेपी सियासी जंग कहां तक जाएगी, और जिस तरह से असेंबली इंतखाबात हैं आगे, उसको देखते हुए लग नहीं रहा है कि दौर थमेगा। दोनों इस सियासी जंग में एक से नजर आते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल की पुलिस क्या कर रही है? ममता बनर्जी बीजेपी के लोगों पर इल्जाम लगाती कि वो करवा रहे हैं, तो आपकी पुलिस वहां पर क्या कर रही है? आप एक्शन लीजिए, इसे रोकिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे की वजह क्या है, जानेंगे समझेंगे। आइए आगाज करते हैं, बात शुरू करते हैं। और मेरे साथ मेहमान लगातार जुड़ते चले जाएंगे। स्टूडियो में भी मेरे साथ 2 मेहमान तशरीफ फरमा, उनका तारुफ मैं आपसे कराऊंगा। लेकिन इस बीच ये भी खबर आज आई कि बीजेपी के मुकाबले के लिए असेंबली इंतखाबात के लिए, विधानसभा इंतखाबात के लिए प्रशांत किशोर के साथ ममता बनर्जी की पार्टी ने समझौता किया है। प्रशांत किशोर हालांकि जेडीयू के उपाध्यक्ष है, ये वही जेडीयू है जो एनडीए का हिस्सा है, नीतीश कुमार जिसके अध्यक्ष है। और ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर और दूसरी सियासी जमातों के लिए प्रचार नहीं करते हैं। साउथ में भी इस वक्त वो काम कर चुके हैं और जबरदस्त कामयाबी उस पार्टी को मिली जिसके लिए उन्होंने काम किया। चलिए आइए बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त 2 स्टूडियो में तशरीफ फरमा है मेहमान, और भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ इस वक्त अभिजीत द्विवेदी हैं, सियासी तजियाकार के तौर पर हैं, नौजवान हैं लेकिन बड़े आंकड़े रखते हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, आरएसएस के खाटी विचारक हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आंकड़ों पर बात करते हैं, पढ़े लिख करके बात करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी हैं, सीनियर सहाफी हैं, अक्सर मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। आप अलग अलग टेलीविजन चैनल्स में भी काम कर चुके हैं, प्रिंट मीडिया में भी आपका बड़ा दखल रहा है। तो सर मैं आपसे का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आइए आगाज करते हैं। मैं सबसे पहले जरा हमारे इनके पास जाना चाहूंगा, अभिजीत द्विवेदी के पास। अभिजीत, दोनों इल्जाम लगा रहे हैं एक दूसरे पर, ये राजनीतिक एक तरह से लड़ाई है, हम सभी जानते हैं, और एक तरह से जो मारकाट है ये दिखेगी आपको आम इंतखाबात तक, वहां तक तो समझ में आ रही है। विधानसभा के जो आम इंतखाबात होंगे वेस्ट बंगाल में, जो विधानसभा चुनाव होंगे, असेंबली के चुनाव होंगे, लेकिन इस वक्त जो दोनों ही सियासी जमातों की महत्वाकांक्षा है, उस पर जो खूनी एक रंग चढ़ा हुआ है, उसे कैसे काबू में किया जाए? क्योंकि आज ममता कुछ कहती है, उधर संघ का भी पलटवार होता है बयानों में। इंद्रेश कुमार ने भी हमला किया है ममता बनर्जी पर, आज कहा है कि लोकतंत्र की वो सीधे तौर पर हत्या कर रही है, उनको कोई कद्र ही नहीं है, इस तरह की उन्होंने बात कही है। ममता बनर्जी कल मुसलमानों से खिताब करती कहती है आपको डरने की जरूरत नहीं, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। शायराना इस तरह की बातें हो रही हैं, कैसे हम इसको देखें?
देखिए, ममता बनर्जी पूरी तरह से जो प्लॉट है चुनाव का या लोकतंत्र का जो प्लॉट है उसे खो चुकी हैं। वो जिस चीज को लिए, जिस तरीके के एग्रेशन के साथ आई थी राजनीति में और जो वामपंथियों के आतंक था उसका विरोध कर रही थी, उसका ही वो दूसरा रूप बनकर रह गई हैं। जहां तक चुनावी हिंसा का सवाल है, तो अभी जो कल परसों की 2 घटनाएं हैं जिसमें टीएमसी के 2-3 कार्यकर्ताओं की दुखद हत्या की बात कही जा रही है, उसमें बीजेपी का रोल कहा जा रहा है। तो जिन लोगों की हत्या हुई उनके परिवारों का भी कहना है कि वो पर्सनल डिस्प्यूट्स में ऐसा हुआ था। खासकर जो कूच बिहार की घटना है, वहां पर जो एक मुस्लिम कार्यकर्ता की हत्या हुई टीएमसी के, तो वो परिवार वो भी शादी का एक मसला था जिसमें ऐसी हत्या हुई। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी तक भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या की जो घटनाएं हैं वो ज्यादा हुई हैं। तीसरी चीज ये है कि ममता बनर्जी का, देखिए बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी जो पुलिस का भय होता है या पुलिस के प्रति आस्था होती है, वो पुलिस के प्रति आस्था लोगों के अंदर समाप्त हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस मात्र ममता बनर्जी के एजेंट के तौर पर काम कर रही थी, या आप कह सकते हैं कि वो पार्टी का ही एक्सटेंशन बनकर काम कर रही थी, उससे लोगों के मन में एक गुस्सा है। और कुछ वैसी अवस्थाएं, बंगाल लंबे समय से एक ऐसा प्रदेश भी रहा है जहां पर जब बहुत अधिक आतंक होता है तो वहां के लोग स्वयं जमीन पर आकर खड़े होकर उसका विरोध करते हैं और सामना करते हैं। यहां पर भी वैसी अवस्थाएं हो रही हैं। जिस तरीके से लंबे समय से तृणमूल का तोलाबाजी टैक्स हो या उनके जंगल राज की जो बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को रोकते हैं, तो लोगों के अंदर एक बहुत भारी रोष है। पर वो तो ये इल्जाम लगाते हैं कि ये सारा अमित शाह करवा रहे हैं, वजीर आजम मोदी के इशारे पर हो रहा है, वो सियासी तौर पर बंगाल हड़पना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे बंगाल पर कब्जा कर ले। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी जमीन वहां पर मजबूत दिख रही है। वो भी ऐसा चाहती है कि जब 18 सीट लोकसभा में जीती जाती है तो जा सकती है, तो फिर असेंबली क्यों नहीं कब्जाई जा सकती? ये तमाम इल्जाम ममता बनर्जी लगा रही हैं। देखिए, आपने जो सवाल इससे पहले आपका जो इंट्रोडक्शन था इस प्रोग्राम का, उसमें आपने काफी हद तक स्थिति को समझा दिया था कि पुलिस तो बंगाल की उनके हाथ में है। आप जब जो है चुनाव में हिंसा हो रही थी तब आप ये कहते थे कि सीआरपीएफ ऐसा कर रहा है। आज आपकी पुलिस है, आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं। बट समस्या ये है कि ममता जी का जो माइंडसेट है वही बहुत वायलेंट है। ईद के मुबारक दिन पर जब आप लोगों से मिल रही हैं, उनसे संवाद कर रही हैं, तब भी आप वहां वही बातें कर रही हैं। आप चाहती हैं कि अधिक से अधिक हिंसा हो। आप हिंसा के माध्यम से ही वहां पर जिंदा रहना चाहती हैं। आप बम बारूद और बंदूक की राजनीति करना चाहती हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि बुलेट की राजनीति पर बैलेट की राजनीति हावी रहेगी। और बंगाल का समाज जो लंबे समय से एक बहुत ही सभ्य समाज है, वो उसे बहुत तगड़ा जवाब देगा। एक चीज और आप ध्यान देंगे कि पूरे बंगाल में ऐसा नहीं है कि भाजपा की सीटों का जो विस्तार हुआ है वो बंगाल के किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र में हुआ हो। बंगाल का, चाहे वो आप उत्तरी बंगाल का क्षेत्र जो कि ममता बनर्जी का एक बड़ा गढ़ रहा है, वहां पर भी 6 सीटें भाजपा जीती हो, या जहां से ममता बनर्जी की शुरुआत हुई थी राजनीति के दोबारा प्रादुर्भाव की, वहां पर भी आप देखें, मतलब जो बीच का क्षेत्र है वहां पर भी भाजपा, जैसे हुगली का एरिया हो या झगराम का एरिया, पुरलिया का एरिया, वहां भी भाजपा की जो सीटें जिस तरीके से बढ़ी हैं, वो भी दिखाता है कि भाजपा की जो पकड़ है वो बहुत लंबी है और बहुत ही विस्तृत है, जिसमें कि उनको स्थितियों को काबू में करना बहुत मुश्किल होगा। तीसरी चीज, एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वोट है, वो भी बंगाल में ममता बनर्जी के पूरी तरह से खिलाफ हो गया है। 2 एसटी सीटें भाजपा ने जीती और 70% से अधिक एससी सीटें भाजपा ने जीती। इन सारी अवस्थाओं को देखते हुए और ममता बनर्जी को जिस तरीके से लोग अपोज कर रहे हैं, जो ये घटना आप दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग आके बोल रहे हैं जय श्री राम, अभिजीत, ये जो मुहिम है, क्योंकि आप संघ विचारक हैं, अब जय श्री राम को लेकर के ममता बनर्जी ने कुछ बयान दिए और जिस तरह से वो बौखलाहट अपनी दिखाती हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बना लिया। लगातार जो है उनको पोस्ट कार्ड भेजे जा रहे हैं, लगातार उनको कहीं ना कहीं सियासी तौर पर चिढ़ाया जा रहा है। ये कहां तक सही है? ये देखिए राजनीति है, राजनीति में अपनी ऑप्टिक्स होती है। हर पार्टी को हक होता है इस बात का कि वो किस तरीके से उस राजनीति करेगी। भगवान राम जो है वो इस भारत की संस्कृति के जो है वो सबके लिए आदर्श पुरुष हैं। वो सभी भारतीयों के लिए, संविधान की जो पुस्तक है उसका जो पहला पन्ना है उसमें भी श्री राम की तस्वीर है। और यदि कोई जय श्री राम करता है तो आप उसे क्यों रोकती हैं? क्योंकि आपने इस तरीके से लोगों को रोका तो लोगों ने इस तरीके से आपका विरोध दर्शाया। आपका विरोध हुआ तो आप उतर के लोगों कहती हैं इसको पकड़ो, इसको ले जाओ, इसको जेल में रखो। इस तरीके जब अपनाएं करती हैं तो लोग आपको अब जवाब दे रहे हैं। लोगों के अंदर आपके प्रति आदर तो दूर की बात है, किसी प्रकार के आपके जो निरंकुश शासन है उसका भय भी समाप्त हो चुका है। और आपका इनका भी जो अंत है, इनकी जो एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी पीएम बोलती थी, एक्सपायरी सीएम है, 2021 में आप देखिएगा कि पूरी तरह से इनका सफाया हो जाएगा। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं
ऋषि जी, आपसे जानना चाहता हूं, एक होती है बौखलाहट और चुनाव हारने के बाद या अपनी सत्ता खिसकने के डर से वो बौखलाहट होती है और चुनाव हारने के बाद लोग बौखलाते हैं, लेकिन इतनी बौखलाहट इसको हम कैसे देखें वजीर आला ममता बनर्जी की? और ये जो बात मुसलमानों के बीच में जाकर ये कहना कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, मतलब सांप्रदायिक राजनीति अगर बीजेपी अपने ढंग से कर रही है, मान भी लीजिए जय श्री राम के नारे को हवा देकर के वहां पर जिस तरह से माहौल बनाकर, तो दूसरी तरफ अपने ढंग से पोलराइजेशन करने की कोशिश ममता बनर्जी करती है। और जब संविधान की शपथ लिया और जिसके हाथ में वेस्ट बंगाल की बागडोर है, वो ये कहे कि डरने की जरूरत नहीं है आपको, इस तरह से ये कहते हुए डराने की जब वो कोशिश कर रही हैं एक वर्ग विशेष को, तो ये किस तरह का मैसेज है? हो सकता है वो पोलराइज कर ले, हो सकता है कि वो अपने हक में उनसे वोट ले ले, लेकिन ये कितना खतरनाक है? देखिए, इसका दो पहलू है। बंगाल की पॉलिटिक्स को समझेंगे इमरान भाई, तो वहाँ जो भारत में एवरेज जो मुसलमान परसेंटेज है 14% है, यदि बंगाल को देखेंगे तो 28% है। और करीब करीब 125 विधानसभा ऐसे हैं जहाँ मोर देन 30 से 40% मुसलमान है। तो कहीं न कहीं ममता अपने जो कोर वोट बैंक है उसको बचाने की कोशिश कर रही है और उसके बचाने में वो सफल भी रही है, लेकिन उसके अपोजिशन में कहीं न कहीं काउंटर पोलराइजेशन हो जा रही है। उसका ही खामियाजा 2019 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को उठाना पड़ रहा है। मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। 2014 में आप वोट परसेंटेज, यदि माइनॉरिटी का वोट परसेंटेज, यदि मुसलमान का वोट परसेंटेज को एनालिसिस करेंगे तो टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट में वोट बढ़ गई थी। 46% इनको मिला था, लेफ्ट को 30% और कांग्रेस को 20%। लेकिन उस समय पोलराइजेशन इतनी मजबूत नहीं थी और बीजेपी इतनी मजबूत नहीं थी। इसका कारण ये हुआ कि अन्य वर्ग का भी, यानी हिंदू वर्ग का भी अच्छा खासा इनको मत मिला, जिसके कारण ममता बनर्जी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाई। लेकिन 2019 में देखिए ममता जी का माइनॉरिटी वोट का बढ़ता है, वो क्या कहते हैं 46% से 63% हो जाती है। वहीं लेफ्ट का कांग्रेस को 14% मिल रहा है और लेफ्ट को 9%। यानी ममता बनर्जी के माइनॉरिटी वोट में मतलब इजाफा होती है। लेकिन काउंटर बैलेंस क्या होता है कि बीजेपी के पक्ष में अन्य जो वर्ग हैं वो पोलराइज हो जाते हैं और जिसका फायदा बीजेपी को वहां मिलता है कि बीजेपी 18 सीट और 40% वोट शेयर लेके आती है। तो कहीं ना कहीं ममता के जो राजनीतिक अप्रोच है, राजनीतिक वर्किंग स्टाइल है, वो ही ममता बनर्जी को डैमेज कर रही है। ममता बनर्जी, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा, ममता बनर्जी 1990 से पहले से राजनीति में रही हैं, कांग्रेस में रही हैं, यूथ विंग में रही हैं और अपने आक्रामक राजनीति के लिए जानी जाती हैं। यूथ कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने सोमनाथ चटर्जी को चुनाव हराया था। इतना अनुभव वाली नेता हैं, बीजेपी के ट्रैप में क्यों फंस रही हैं मुझे नहीं समझ में आता। दूसरा बात इमरान भाई, बहुत आपको आश्चर्य होगा, एक राज्य के मुख्यमंत्री इतनी एग्रेसिव हो जाती हैं कि अपने पर वो अगर ऐसा नहीं दिखाएंगी जैसा कि लोग बताते हैं, जो जानकार हैं, जो उनको जानते हैं और जो राजनीति को भी समझते हैं, वो अगर ऐसा नहीं दिखाएंगी तो फिर बंगाल में उनके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इसलिए वो पूरी ताकत दिखा रही है। वो अपने आप को एक मतलब शेरनी की तरह अटैक, इस वक्त अटैक के मोड में है और वो पूरे 19 के इलेक्शन में भी वो अटैक के मोड में रही और वो चाहती हैं कि विधानसभा चुनाव तक वो इसी तरह अटैक के मोड में रहे। पर इससे नुकसान अगर उल्टा हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर ये कामयाब हो गया तो फिर वो निकाल नहीं। ममता का 1-2 दिन का डेवलपमेंट इमरान भाई देखेंगे तो कुछ मुझे पॉजिटिव दिख रही है। जैसे संघ के काउंटर में, जैसे बीजेपी के पास सबसे बड़ा हथियार संघ है। आप देखेंगे कि जो मेरे मित्र ने अभी संघ विचारक ने कहा कि हमने आदिवासी बेल्ट में परफॉर्म किया, उन्होंने सही कहा है कि जैसे झारग्राम साउथ, यदि आप साउथ बंगाल में जाएंगे, झारग्राम जैसे जिलों में 100-150 के आसपास एकल विद्यालय संघ चलाती है। तो कहीं ना कहीं जो वैचारिक जो घुसपैठ संघ ने किया है बंगाल में, उसको ममता बनर्जी काउंटर करने के लिए कल ही आपको जय हिंद वाहिनी नामक संगठन बनाया है। आप ममता को कहीं ना कहीं लगा है कि हम यदि सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से बीजेपी को बंगाल में काउंटर नहीं कर पाएंगे तो हमारी जो 2021 की लड़ाई है में कहीं ना कहीं बीजेपी हमें किनारे कर देगी। लेकिन जय हिंद जय बांग्ला का जो नारा उन्होंने दिया है, उससे ज्यादा ताकतवर नारा जय श्री राम का उभर रहा है वहां पर। और ये अगर बीजेपी ने, जैसा कि आपने बताया कि वो राजनीतिक ट्रैप में बीजेपी फंसा चुकी है, जो बात ये अभिजीत भी कह रहे थे कि वो हमारी सियासत का तरीका है, वो बीजेपी की सियासत का तरीका है, सबको अपना अपना हक है करने का। तो अगर इतना स्ट्रांग सियासत सामने से हो रही है तो क्या ममता उससे लड़ पाएंगी? और जय श्री राम का नारा अपने आप में इतना
ज्यादा अहम और इतना ज्यादा कैची है और इतना ज्यादा असरकारक है कि हमने देखा भारतीय जनता पार्टी को उसका कितना फायदा हुआ देश भर में भी। नहीं इमरान भाई, आप देखेंगे कल का आप यदि आप स्पीच देखें इनका ममता जी का, तो ममता जी कहीं ना कहीं अब जो है जो उन्होंने गलतियां की हैं उसको काउंटर बैलेंस कर रही है। उन्होंने सभी धर्मों को बोला, हिंदू के लिए बोला, मुसलमान के लिए बोला, सिख के लिए, ईसाई के लिए बोला, तो कहीं ना कहीं ममता को लगा है। और आप देख रहे हैं, आपने ही बताया प्रशांत किशोर को उन्होंने कनेक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं ममता अपनी जो गलतियां की हैं उस पर कहीं ना कहीं काम कर रही है। और लेकिन बीजेपी जिस प्रकार से पॉलिटिकल स्पेस बंगाल में बनाया है, वर्कआउट किया है, संघ का कार्य बीजेपी के जो फौज हैं वर्कर के रूप में और स्पेस बनाया, यही एक चिंता का सबब है ममता के लिए कि जो लेफ्ट का जो गढ़ था और राइट होती जा रही है। इसलिए ममता जो है, जो लेफ्ट से राइट जो वोट बेस हुआ है ना बीजेपी की तरफ, वो ममता बनर्जी को कहीं लेकिन जब बीजेपी ये कहती है कि भाई हमारे कार्यकर्ता अगर ये काम करा रहे हैं, मान लीजिए अगर आपको लगता है कि हमारे कार्यकर्ता ये हिंसा करा रहे हैं, तो आपके पास पुलिस है, आप ताकतवर हैं, आपकी सरकार है, आप गिरफ्तार करवाइए, वो भी तो नहीं हो रहा है। वो जब कहते हैं कि आप पकड़िए ना, उनको जेलों में डलवाइए, तो ये चीज जब वो बार बार कहते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी टीएमसी और ममता बनर्जी सरकार की एक बड़ी नाकामी है, क्योंकि मरने वाले बड़े पैमाने पर आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। इमरान भाई देखिए, पॉलिटिक्स में आक्रामकता सही है, लेकिन आक्रामकता इतनी नहीं कि जो आपको खुद काउंटर कर जाए। आप देख लीजिए ना, मुख्यमंत्री हैं, आपको यदि कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा है तो आप प्रियंका गांधी को देखिए। प्रियंका गांधी जब एक जगह जा रही थी तो मोदी का नारा लगा, प्रियंका गांधी गई और हाथ मिलाया, बोला आप अपनी तरफ सही है, मैं अपनी तरफ सही हूं। तो इस प्रकार की राजनीति करनी चाहिए। आप गाड़ी से उतर के रिएक्ट करती हैं, एग्रेसिव अप्रोच अपनाती हैं। ऐसी राजनीति बंगाल में पसंद की जाती है? नहीं, मैं समझ एक हद तक सही है, एक हद तक सही है। मैं आपको एक वाक्य बताता हूं। पार्लियामेंट में रामविलास जी ममता बनर्जी के बीच में टोका टोकी होता है। ममता बनर्जी इतनी गुस्सा हो जाती है कि कागज का पुलंदा बना के रामविलास जी को फेंक के मारती है। तो इस प्रकार की राजनीति नहीं चलेगी। आपको आक्रामकता अपने कामों में दिखाना होगा। आप क्या जनता के लिए, आज आप कल ही देख लीजिए, ममता बनर्जी जिन मुसलमान विद्वानों के साथ प्लेटफॉर्म शेयर कर रही थी, उन्होंने इनकी आलोचना की कि हमने आपको काफी उम्मीद से आपको सत्ता में लाया था और आपने हमारे समाज, हमारे धर्म के लिए, हमारे वर्ग के लिए क्या किया। तो कहीं ना कहीं ममता जिनके सहारे सत्ता में आई, जिनके लिए लड़ रही है, वही उनसे मतलब खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं ममता के राजनीति अप्रोच को, राजनीति वर्किंग स्टाइल पर विचार करना होगा, तभी जाके आप बीजेपी जैसे सेफ्रॉन पार्टी को काउंटर कर पाएंगे। ठीक है, मेरे साथ महेश वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और सीनियर लीडर हैं, अक्सर मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। महेश वर्मा जी, ममता बनर्जी कहती हैं कि ये सारी करतूत भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है और वो एक वर्ग विशेष को ये भी कहती है कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम समझ रहे हैं, सब समझ रहा है, पूरा देश देख रहा है कि जो जनाधार बीजेपी का बड़ा है और आप लोग लगातार एग्रेसिव ढंग से घुस रहे हैं वहां पर, उसी तरह से वो काउंटर भी कर रही हैं। ऐसे में क्या वो जल्दबाजी में भी हो सकती हैं, बौखलाहट में भी हो सकती हैं, कई गलतियां कर सकती हैं, लेकिन क्या ये सिलसिला विधानसभा चुनाव तक यूं ही चलता रहेगा, खूनी हिंसा का? देखिए, मैं आपको सही बात बताऊं तो ये ममता जी की बौखलाहट हो सकती है, ठीक है ना। हमारी तो एक बहुत साधारण अप्रोच रहता है और वो लोगों के बीच में ये रहता है कि हम ये मुमकिन करें कि किसी तरह से विकासवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हम अपनी उन तक लोगों तक पहुंचाएं और उनको जब ये अच्छा लगे तो वो खुद उठे और ऐसे लोगों के पागलपन से, ऐसे लोगों की बौखलाहट से वो खुद ही काउंटर करने के लिए जनता तैयार हो जाती है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पे या बीजेपी के किसी नेता के ये कहने से वहाँ लोग जान नहीं देते हैं। वहाँ जान इसलिए देते हैं, आज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में अगर तृणमूल कांग्रेस के और वो भी अल्पसंख्यक समाज के कोई मुस्लिम एमएलए आके ज्वाइन करता है तो ये और भी बड़ी बात हो जाती है। ये सोचनीय है। आप लोगों ने तो बिष्णुपुर से अपना एक सांसद भी जिताकर निकाल लिया, मुसलमान। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि इमरान साहब, ये और भी बड़ी बात हो जाती है कि जहाँ पे ममता जी जो है गला फाड़ फाड़ के अलाप बिलाप प्रलाप वो सब चीजें उन मतलब बिरादरी उन वर्ग के लिए करती हैं और उनका ही विश्वास उनके ऊपर क्यों नहीं रहा। ममता जी आज ये सोचें कि अगर ऐसा करना, ऐसे करने से उनको वोट मिलता, ऐसे करने से वो उनका जनाधार नहीं खिसकता, तो वो हर चीज को जो है ना इस तरह से करती हैं। अब जैसे टाटा के मामले में, सिंगूर के मामले में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब टाटा का उन्होंने बहुत हाइप क्रिएट करी
अपने ओथ में भी वो उन लोगों को लेकर आई जो लोग वहां मारे गए थे, उनके परिजनों को लेकर आई। और जब वो मुख्यमंत्री बन गई, आज टाटा सिंगूर और उस चीज को लेकर आप देखिए वहां वो उससे बड़ी बड़ी चीजों को वो कर रही हैं, खुद से कर रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जो है उसी तरह से डगमगाया है। जैसे आज आप दिल्ली में केजरीवाल को ले लीजिए, केजरीवाल जो है घोषणा करते हैं महिलाओं को मेट्रो में फ्री राइडिंग कराएंगे, लोग महिलाएं विश्वास नहीं करती है कि यार ये आदमी जो बोल रहा है ये करेगा या नहीं करेगा। तो इस तरह की विश्वसनीयता ममता जी की पश्चिम बंगाल में कमोबेश मतलब जरूरत से ज्यादा होगा। एक तो ये पहली बात जान लीजिए। दूसरा क्या है कि वहां एक विकल्प लोग देख रहे थे, वहां कांग्रेस को आजमाया हुआ लोग, कम्युनिस्ट को आजमाया हुआ लोग, वो लोग सोच रहे हैं कि भाई आप इतने सालों से जो बीजेपी के लोग हमें मिले, उन्होंने हमेशा वो लोग विकल्प देख रहे हैं। तो आप जय श्री राम करके जो है अपने ढंग से पोलराइजेशन करेंगे और उस विकल्प की पूर्ति करेंगे। मतलब इस तरह से आप लोग वेस्ट बंगाल में एंट्री करेंगे। सुनिए साहब, हम तो एक बात आपको बताएं कि जय श्री राम, मैंने कहा ना कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकासवाद, ये दो हमारी बुनियाद है। आप समझने की कोशिश करिए, जय श्री राम इस देश में बोलना कोई अपराध नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। हमारे मुस्लिम बिरादरान भी बोलते हैं, जब उनको ऐसा लगता है कि ये आदमी हमारे लिए भगवान पुरुषोत्तम राम जो है आदर्श है इस देश के लिए। हर एक देश में ऐसा नहीं है कि कोई चीज जो है अगर हिंदू बोल रहा है तो वो मुसलमान नहीं बोल सकता है, मुसलमान बोल सकता है वो हिंदू नहीं बोल सकता है। इस तरह की चीजों को डिवीजन करके राजनीति जो करते हैं उनके लिए तो ये शायद बहुत बड़ी चीज हो सकती है जय श्री राम। हम जय श्री राम हमारा आदर्श, हमारी चिन्ह, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की आइडेंटिटी है कि राम राम कहना, जय श्री राम कहना, ये हमारी कॉमन भाषा है। तो इस चीज को मैं आपके पास उस चीज को लेकर उसको राजनीतिक रूप से जो रंग देने की कोशिश करते हैं, ये उनका बुरा होता है, हमारा तो कुछ नहीं होता है। में जुड़ गए हैं, कोलकाता से हैं, टीएमसी समर्थक हैं, हमारे प्रोग्राम में भी वो शामिल हो चुके हैं, दिल्ली में भी वो हमेशा आते रहे तो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। तन्मय, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि जो पोस्टर जारी हो रहे हैं लगातार कि ज्यादा बीजेपी करोगे तो गला काट दिया जाएगा, इस तरह की चीजें हो रही हैं। और ममता बनर्जी कह रही है वर्ग विशेष से कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, चकनाचूर कर दूंगी जो हमसे टकराएगा। ये जो डायलॉग है या ये जो धमकियां हैं, ये हम इसको कैसे देखें? उसके बाद अगर बीजेपी जय श्री राम करके माहौल बनाती है तो फिर आप लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पहले तो आपको ईद मुबारक और सभी दर्शकों को ईद मुबारक। आपको भी जी। देखिए, ये इंडिया का कल्चर है जो महेश जी अभी बोल रहे थे ना कि राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये पहले बेसिक जगह में जो गलत है यहाँ से शुरू करना चाहिए। जय श्री राम बोलना तो कोई अपराध नहीं है, कोई भी बोल सकता है। जैसे मैं ईद मुबारक बोल रहा हूँ, ऐसे जय श्री राम कोई भी बोल सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जय श्री राम पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये पॉलिटिकल नैरेटिव है, रिलीजियस नैरेटिव है या कल्चरल नैरेटिव है। अभी महेश जी ने बोला कि ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद करना चाहते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इंडिया का उसमें ही गड़बड़ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, इंडिया एक कंट्री है जो डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, जहां पर बहुत सारा राज्य में जो अलग अलग कल्चर है, अलग अलग रिचुअल। मैं समझ रहा हूं, तो फिर ऐसे में ममता बनर्जी जी को भी नजरअंदाज करना चाहिए, बोलने दीजिए। जब डाइवर्सिटी है, किसी को कुछ भी बोलने का हक है अपने अपने ढंग से। आ रहा हूँ जी, मैं नहीं फंस रहा हूँ। तो अभी का जो है, आप एक चीज बताइए कि वेस्ट बंगाल में जो लोग रहे हैं, आपके कोई लोग डेफिनेटली यहाँ पर आए हुए हैं, एक चीज बताइए कि ये जो श्री राम यहाँ पर कितना दिन से पॉपुलर थे? पॉपुलर नहीं थे, क्योंकि ठीक है, राम सीता एक डेइटी के हिसाब से पाला जाता था, माना जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे दुर्गा, जैसे काली, शीतला, मनसा, ऐसे जैसे, क्योंकि यह रिचुअल और जो धर्म का डेइटी का जन्म होता है, ये डेमोग्राफी के ऊपर जन्म होता है, और इसके हिसाब से ये वेस्ट बंगाल में राम पॉपुलर नहीं थे। अभी जय श्री राम कोई बोल सकता है, लेकिन इसको आप अगर बोलना चाहेंगे कि पूरा इंडिया में जय श्री राम सिर्फ एक ही रहेगा, मतलब टीएमसी के लोग चाहते हैं कि बीजेपी के लोग भी जय माँ काली, जय माँ दुर्गा बोले, ये बोले। जय श्री राम बोलने से सिर्फ इस बात को लेकर ऐतराज है क्या? इमरान भाई, मेरा एक सवाल है। नहीं, कोई ऐतराज नहीं है। सुनिए, अगर इसको जय श्री राम को आप बोलेंगे कि ये रिलीजियस नैरेटिव है, सही है, हो सकता है एकदम,
ये एक्सेप्टेड है, लेकिन अगर आप इसको पॉलिटिकल नैरेटिव करेंगे और पोलराइजेशन के लिए यूज करेंगे, हाँ, तो फिर धमकी दी जाएगी तन्मय कि अगर ज्यादा बीजेपी करोगे तो गला काट दिया जाएगा, ऐसे पोस्टर लगा दिए जाएंगे। नहीं, गलत है। अगर ऐसा कोई बोला है, आप बोल सकते हैं कि ऐसा ऑफिशियली बोला गया है बीजेपी करेंगे तो गला काट दिया जाएगा। दूसरे तरफ से बोला गया है कि आपका डरने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों बोला गया है कि मतलब ये जो जय श्री राम का जो मैडनेस, जो क्रेजीनेस एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जा रहा है, जो कल्चरल इंपीरियलिज्म डरा कौन रहा है? नहीं, ये डरा कौन रहा है? नहीं, आप डर उनके अंदर पैदा कर रहे हैं या नहीं? हम बीजेपी डरा रही है कि आप उनके अंदर डर पैदा कर रहे हैं, ये सवाल है। नहीं, देखिए, अगर जो डर रहा है उनको बीइंग कौन डर रहा है? अगर वो बोलता है कि कौन डर रहा है, किसने क्या कहा? वेस्ट बंगाल में ये बताइए भाई, कौन डर रहा है वहाँ? जय श्री राम बोलने से लोग वेस्ट बंगाल में अकलियत के लोग, आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं मैं उनकी भी बात कर रहा हूं, वो डरते हैं क्या? ऐसा है क्या? तो अगर ऐसा है तो फिर वहां की सरकार क्या कर रही है? वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही लोगों को। खाली धर्मगुरु ने, मुसलमानों के धर्मगुरु ने ममता बनर्जी की आलोचना किया है। 2 साल से रामनवमी का जो अवसर है, रामनवमी का अभिषेक सुन लीजिए ना उनको, अभिषेक सुन लीजिए। ने बोला कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ऐसे भाषा नहीं होता है कोई। बताता हूँ ना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं होता है। होता है, इसका संस्कृति साउथ में दूसरा है, उत्तर प्रदेश में दूसरा है, यही तो आपकी समझ गलत है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, मैं आपको अभी साबित कर दूंगा। ठीक है तन्मय, ठीक है, मैं जितना समझ पा रहा हूं, फिर ये ऐतराज अगर है तो वो ये है कि हमारी बंगाली अस्मिता को आप चुनौती दे रहे हैं। आपको जय मां दुर्गा, जय मां काली बोलना चाहिए। आप जय श्री राम नॉर्थ का फॉर्मूला वहां पर लगा रहे हैं, तो इसको बंगाली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये क्या इस तरह की लड़ाई है? ये भी देखने वाली बात है।